हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी पे। मैं पढ़ाता हूं आपको गेट ईएससी के लिए एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, बीटेक फ्रॉम जामिया कॉलेज दिल्ली एंड 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226. I do have 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience। एंड दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं आपको अनअकैडमी पे for theory of structure, or you can say structure analysis, RCC, or you can say design of concrete structure, या आप कह लीजिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हो। एंड दिस इज माय रेफरेंस कोड, माय कूपन कोड। अगर आपको लेना है कोई भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, okay, then you have to apply this code in order to avail the maximum discount which is given by Unacademy। चलिए आइए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स का। ओके, तो वी विल डिस्कसिंग दैट। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि कॉम्पैक्शन किसको बोलते हैं सॉइल का। कॉम्पैक्शन क्या होता है दोस्तों? जब भी आप सॉइल को मैकेनिकल एनर्जी लगा करके, स्टैटिक लोड या डायनामिक लोड दे करके अगर आप सॉइल का डेंसिटी बढ़ा रहे हो या सॉइल का वॉल्यूम कम कर रहे हो, then that phenomena is known as compaction। Is it clear? तो आप देख सकते हो कि सॉइल के ऊपर जब भी आप लोड लगा रहे हो, doesn't matter static or dynamic, and due to that if any volume reduction is there or there is any increase in maximum density, then you can say the compaction phenomena is going on। Okay, तो अब थोड़ा टेक्निकली भाषा में समझते हैं कि कॉम्पैक्शन हमारा होता क्या है। दोस्तों, ये मैंने आपको एक नॉन कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल दिया है। इट इज योर नॉन कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल। जो व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इट इज एयर। जो ये ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इट इज वाटर। एंड जो ये आपके पास शेडेड एरिया है, इट इज नोन एज सॉलिड पार्टिकल, है ना। तो आपके सॉइल भले ही आपको देखने में वो एक ब्राउन कलर का मटेरियल लगता हो, बट बेसिकली उस ब्राउन कलर के मटेरियल में कुछ सॉलिड पार्टिकल भी है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है अगर आपका सॉइल मॉइस्ट कंडीशन में है, और जो जगह दो पार्टिकल्स के बीच में बचा है, दैट इज नोन एज एयर, और यू कैन से एयर वॉइड। ओके, बेसिकली वॉइड उसको बोलते हैं जो पानी और एयर मिलकर के जगह घेरते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज वॉइड। अब आपने क्या किया, इसी सिस्टम के अंदर जब आपने कोई मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की, तो ड्यू टू दिस मैकेनिकल एनर्जी आप देख सकते हो कि आफ्टर कॉम्पैक्शन दिस इज द केस। आफ्टर कॉम्पैक्शन यूर दिस इज द केस। अब आप देख सकते हो कि पहले के कंपैरिजन में एयर का अमाउंट यहाँ पे रेड्यूस हो गया, जिसके कारण इसका वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम होने के कारण दोस्तों उसका डेंसिटी आपका बढ़ गया। एज यू ऑल नो फ्रॉम योर 9th और 10th क्लास दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट अभी भी सेम है। वेट क्यों सेम है? क्योंकि सिस्टम से जो बाहर निकला है दैट इज एयर, एंड एयर वेट इज नेग्लिजिबल और एयर मास इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द वाटर, और यू कैन से वेट ऑफ द सॉइल। तो डिनोमिनेटर आपका कम हो गया और न्यूमरेटर आपका सेम रहा, so you can say that your density is going to increase after your compaction। okay, now the thing is कि हमें compaction चाहिए क्यों? The thing is why do we actually need here compaction? so compaction आप लोग देखते हो कि आपको ऑब्वियसली साइट वगैरह पे देखते होंगे कि बड़ी बड़ी मशीन्स आर देयर। ओके, एंड ड्यू टू दीज मशीन्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, आप ग्राउंड के ऊपर एक लोड लगा रहे हो, सॉइल को कंपेल कर रहे हो, ठीक है, कंप्रेस होने के लिए। बट इसकी एप्लीकेशंस होती क्या होंगी दोस्तों? कॉम्पैक्शन की एप्लीकेशन इज बेसिकली इज टू रिड्यूस द एयर वॉइड्स। अगर सॉइल के अंदर के एयर वॉइड्स कम होंगे तो उसकी shear taking, compression taking, bearing capacity, all such properties are going to enhance, and eventually my dear friends we have to construct a building or any other structure on our soil, and our ultimate aim is that मेरा soil का bearing capacity या shear taking ability इतना बढ़ जाए कि आने वाले लोड को वो बहुत easily टैकल कर ले जाए।
So that is the reason why we want to increase the bearing capacity of the soil, and this we can achieve by applying this compaction. Is it clear? Okay. So basically guys, you can see here that compaction is basically a process of increasing unit weight of a soil by forcing the soil solids into a dense state and reducing the air void. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, in this system, this is the three phase system of soil, जिसके अंदर solid particle भी है, water भी है और air भी है. तो जब आपने इसको कॉम्प्रेस किया, जब आपने इसके ऊपर कुछ मैकेनिकल एनर्जी इम्पार्ट की, देन ड्यू टू दैट मैकेनिकल एनर्जी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो इसके अंदर का एयर था वो बाहर निकल गया. एज अ रिजल्ट यू कैन सी सम डिक्रीमेंट इन दी वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम, एंड एज अ रिजल्ट इट्स डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. And due to compaction, as just I have explained you, that the shear strength and the bearing capacity of the soil are going to increase, and it also reduces the compressibility and permeability. है ना? compressibility होता है कि लोड लगाने पे जो जितना कम वॉल्यूम चेंज बिहेवियर शो करता है, जो कि मुझे चाहिए एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर. ओके, अगर मैं चाहता हूं कि बिल्डिंग बनने के बाद मेरा बिल्डिंग कम सेटल करे, तो मुझे सॉइल के अंदर कम कंप्रेसिबिलिटी चाहिए. और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बिल्डिंग के नीचे पानी ज्यादा फ्लो ना करे, तो मुझे सॉइल की परमिएबिलिटी भी कम चाहिए. इजंट इट? तो अच्छा, कुछ लोग ना कंफ्यूज होते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि कॉम्पैक्शन भी एक टर्म उन्होंने सुना है और कंसोलिडेशन भी एक टर्म सुना है. तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो है क्या, है ना? कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों में ही दोस्तों आपका वॉल्यूम डिक्रीमेंट पाया जाता है. बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन इज दैट इन कॉम्पैक्शन लोड लगाने पे आपका एयर एक्सपेल आउट होता है, एंड इन कंसोलिडेशन लोड लगाने पे आपका पानी वॉइड से बाहर जाता है. इज इट क्लियर? अगर पानी बाहर जा रहा है उसके कारण वॉल्यूम कम हो रहा है, विच इज वेरी मच कॉमन इन क्ले, then that phenomena is known as consolidation. अगर लोड लगाने पे एयर बाहर जा रहा है, then that phenomena is known as compaction. और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि एयर का निकलना इज सडन एंड पानी का निकलना may be the time dependent. So that's why I can say that my compaction is an instantaneous phenomena, whereas my consolidation is the time dependent phenomena. Okay. नॉर्मली कॉम्पैक्शन आपका पार्शियली सैचुरेटेड क्ले में होता है या सॉइल में होता है, एंड कंसोलिडेशन आपका फुली सैचुरेटेड सॉइल में होता है. इज इट क्लियर? ओके, तो कंसोलिडेशन मतलब पानी का निकलना, कॉम्पैक्शन मतलब एयर का निकलना. ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में बेसिकली ऑफ कॉम्पैक्शन. ओके, तो कॉम्पैक्शन दोस्तों आपका सैंड में भी किया जा सकता है, आपका क्ले में भी क्या कर सकते हैं हम लोग. सैंड और क्ले में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फ्रॉम जियो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, सैंड वो जिसका साइज बड़ा, क्ले वो जिसका साइज छोटा, है ना? तो जनरली फाइन सैंड्स आर दोस जिसका डायमीटर आप कह सकते हो कि 75 माइक्रोन से कम है, और जिसका साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा है उसको आप लोग बोल देते हो सैंड या फाइन सैंड या कोर सैंड, डिपेंडिंग अपॉन दी क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो अगर आप वाइब्रेशन से कॉम्पैक्शन कर रहे हो, इसका मतलब आप सैंड में कॉम्पैक्शन कर रहे हो, है ना? क्ले के अंदर वाइब्रेशन टेक्निक इज नॉट वेरी कॉमन, एंड इट इज आइदर डन इज प्योरली ड्राई कंडीशन, और यू कैन से इट इज इन प्योरली सैचुरेटेड कंडीशन. एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन क्ले, क्ले में आप एक लोड बहुत टाइम तक लगा के रखोगे, ड्यू टू दैट योर स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन चेंजेस. So initially your structure orientation is this, but afterward it is coming to be like this. Is it clear? है ना? ये पहले फ्लोकुलेटेड था और अब ये कैसा हो गया, ये लेयर्ड सिस्टम हो गया आपका. तो इसके कारण देखो जो ये एयर वॉइड्स थे दोस्तों, वो यहाँ पे क्या हो गए आपके, कम. इज इट क्लियर? ठीक है, तो याद क्या रखना है आप लोगों ने कि सैंड में हमने वाइब्रेशन यूज किया और क्ले के अंदर हमने एक स्टैटिक लोड लगा दिया, ड्यू टू विच इट्स वॉइड इज गोइंग टू बी चेंज. इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? ओके, अब आपने देखा होगा सैंड के में कॉम्पैक्शन कैसे करते हो, है ना? याद करो आप क्या करते थे सैंड के अंदर. सैंड के अंदर जब भी आपको कॉम्पैक्शन करना होता था
तो आप लोग थोड़ा पानी ऐड करते हो और उसके बाद उसको रैमर से पीटने लग जाते हो, इजंट इट? तो कुछ इसी तरीके से आप लोग कॉम्पैक्शन करते हो। और दोस्तों जब आप सैंड के अंदर या गर्मियों के दिनों में जब आप अपने सैंड के ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव करते हो तो आपको दिखता होगा कि थोड़ा सा पानी डालने के बाद सैंड का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, ये बल्क स्टेज में आ जाता है, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज बल्जिंग ऑफ सैंड। होता क्या है कि जैसे ही आपने 3 से 4% मॉइस्चर दिया, so at that moisture content, due to the capillary tension, lot of voids get entrapped and due to that an honeycomb structure forms, है ना? कभी आपने मिट्टी को अगर हाथ में लेके देखा हो तो आपको बल्ज हुई सैंड कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, लाइक दिस। इज इट क्लियर? है ना? देखा है ना कि हल्का सा पानी अगर मिट्टी में डालोगे, सूखी मिट्टी में डालोगे तो वो फूल जाती है, एंड दिस फेनोमेना इज एक्चुअली नोन एज द बल्जिंग ऑफ सैंड, और यू कैन से इट इज नोन एज द बल्किंग ऑफ सैंड। ओके, और ये है इसका ग्राफ कॉम्पैक्शन का सैंड के अंदर, एंड ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो इट इज अ बेसिकली ग्राफ बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट एंड द ड्राई डेंसिटी। तो जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाते हो, एकदम ड्राई से कुछ पानी डालोगे, इट इज जनरली 4 to 5%, तो आप देखोगे डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी भैया क्यों कम हो गई? डेंसिटी इसलिए कम हो गई क्योंकि सैंड के बल्जिंग के कारण सैंड का वॉल्यूम बड़ा हो गया। और सैंड बल्ज क्यों हुआ? सैंड के अंदर जब आपने थोड़ा सा पानी डाला, देन ड्यू टू द कैपिलरी टेंशन माय डियर फ्रेंड, द सैंड वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज्ड, एंड ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, इजंट इट? तो इसलिए आप कह सकते हो कि एट 4 to 5% सैंड स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारा एयर क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है। ओके, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, मोस्ट ऑफ यू कैन फाइंड इट इन योर डे टू डे लाइफ, है ना? गर्मियों में भी आप याद करो, जब आप किसी गर्म जगह पे रहते हो और मिट्टी को आपने ठंडा करना होता है तो आप पानी का छिड़काव करते हो, और पानी के छिड़काव के बाद यू कैन सी द बिहेवियर ऑफ द सॉइल। ओके, तो मिट्टी वहां पे थोड़ी सी आपकी फूल जाती है, थोड़ी सी आपकी मिट्टी वहां पे बल्ज हो जाती है। ओके, पर दोस्तों आज का मेरा मेन फोकस रहेगा कि क्ले के अंदर, which is more practical soil you can say from construction point of view and majorly it is obtained, है ना? सैंड को टैकल करना तब भी आसान है, बट क्ले को टैकल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, इसके जो वर्ड्स का साइज है वो बहुत छोटा है बेसिकली यहाँ पे, है ना? तो कोहेसिव सॉइल को तो जैसे हमने आपको बोला, इसको हम वाइब्रेशन टेक्निक से भी हम टैकल कर सकते हैं, है ना? और बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल को हम फ्लॉकुलेटेड से डिस्पर्स लेके जाते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, जस्ट वी कैन सी इट वन मोर टाइम। ये मैंने आपको बना के दिखाया था, दिस इज योर फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, और जब इसके ऊपर आप बहुत टाइम तक कोई लोड लगा के रखोगे, देन इट विल बिकम डिस्पर्स्ड, then it will become dispersed, isn't it? Okay, so अब क्या हो रहा है कि आप क्ले के अंदर पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, और पानी डालते डालते आपने देखा कि यार शुरू में डेंसिटी बढ़ी, फिर धीरे धीरे करके डेंसिटी इसकी कम हो गई, है ना? अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि शुरू में जब आपने एकदम ड्राई स्टेट को कॉम्पैक्ट करके देखा, मारा होगा, तो उसके कारण जो उसकी डेंसिटी इंक्रीमेंट हुआ होगा वो बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज की होगी। जैसे ही आपको प्रैक्टिकली फील भी होता है, अगर एकदम दो सूखी मिट्टी के ऊपर प्रहार करोगे ना तो दबने से थोड़ा बहुत रिटेलिएट करेगी, इजंट इट? बट जैसी मिट्टी दबने से मना करती है, आप क्या करते हो? थोड़ा सा पानी डाल देते हो, आपने मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ाया, और आप देख सकते हो कि अब बढ़े हुए मॉइस्चर में नाउ इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई सम एनर्जी, देन ड्यू टू दैट वॉल्यूम डिक्रीमेंट ज्यादा होता है, एज ए रिजल्ट योर डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर आप पानी की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दो, तो पानी की मात्रा थोड़ी और बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है? वॉल्यूम और कम हो रहा है और डेंसिटी और बढ़ रही है। बट दोस्त एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपकी डेंसिटी तो मैक्सिमम हो जाएगी, बट इस डेंसिटी के बाद if you are going to increase your moisture content further, then instead of increase in density, you guys are going to get the decrement in the density.
इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, है ना? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो, अब बहुत सिंपल सा फंडा है, किसी भी रफ चीजों को स्लाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी। चीजें जितनी ज्यादा रफ होंगी, ठीक है, उतना ही उसको घसीटना आपके लिए मुश्किल होगा। बट क्या होता है मेरे दोस्तों, अगर आप उसी रफ सरफेस के अंदर कुछ ग्रीसिंग इफेक्ट या कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह डाल देते हो, तो उसके अंदर अब स्लाइडिंग, है ना, फ्लो होना रिलेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सेम चीज आपकी क्ले के केस में भी पाई जाती है। पानी आपकी ड्राई क्ले के अंदर एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे ही आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना चालू किया, then due to the addition of that water, you can feel the lubrication effects is going to increase, and due to that volume compress करना मेरे लिए आसान है, and hence increase in density is easier। बट सवाल दोस्तों इसके बाद आता है, ये वाला पॉइंट तो आप लोग डाइजेस्ट कर लेते हो कि हाँ पानी डालने से, उसके बाद एनर्जी लगाने से आपका डेंसिटी बढ़ेगा। बट कुछ लोग पूछते हैं कि सर ठीक है पानी डालने से डेंसिटी बढ़ रहा है, पर एक टाइम के बाद ये कम क्यों हुआ, है ना? चलो इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ कि जरूरत से ज्यादा पानी डालने से ये डेंसिटी आपकी कम क्यों हुई। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज नोन एज योर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, sorry, this is known as your maximum dry density, this is known as your maximum dry density, maximum dry density। और वो मॉइस्चर कंटेंट जहां पे आपको ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिला है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इज इट क्लियर? ओके, अब सवाल ये है कि ये डेंसिटी कम क्यों हुई, इसके बारे में हमें आज जानना है। चलिए देखो, हाँ एक चीज और, अगर आप एनर्जी बढ़ाते रहोगे ना तो ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट 10% है और आपने लेट से x जूल एनर्जी अप्लाई की। कल को अगर आप 1.5x जूल एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल रिड्यूस एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। ज्यादा एनर्जी लगाओगे ज्यादा कॉम्पैक्टनेस आपको देखने को मिलेगा, है ना? पर यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा है कि सर एनर्जी ज्यादा लगाई है तो मॉइस्चर कंटेंट की वेलोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यूज क्यों कम हो गई, है ना? अब देखो, आपने जब कम एनर्जी लगाई तो आपको ज्यादा ग्रीस, ज्यादा लुब्रिकेंट डालना पड़ा। अगर आप कम लुब्रिकेंट डाल के ज्यादा अमाउंट से अपनी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हो, in that case guys you can get the higher amount of the density, and let me explain it here as well। देखो मैकेनिज्म समझते हैं इसका। ये आपका इनिशियल सिस्टम है, ये सॉलिड पार्टिकल, ये पानी के पार्टिकल, एंड दिस आर बेसिकली वॉइड्स और यू कैन से एयर, है ना? आपने यहाँ पे सॉरी, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इतना पानी डाल के उसको कॉम्पैक्ट किया, तो कॉम्पैक्ट होने के बाद इट बेसिकली गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, आपने नेक्स्ट टाइम पानी का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। एज यू ऑल कैन सी दैट फ्रॉम दिस लेवल वाटर हैज बीन इंक्रीज टू दिस लेवल, है ना? तो पानी ज्यादा था, ग्रीसिंग इफेक्ट ज्यादा हुए, और उसके कारण यू कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ एयर फर्दर रिड्यूस्ड, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल्यूम स्टिल रिड्यूस्ड और ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीजेस। अब दोस्तों क्या होता है, एक टाइम के बाद जब आप ये पानी बढ़ाने लग जाते हो तो उस वक्त क्या हुआ, देखो जरूरत से ज्यादा पानी आ गया। अब जरूरत से ज्यादा पानी आने के कारण एयर तो कम हो गया, बट जो जगह पहले एयर निकलने का था, अब आपने तो उसी जगह में पानी डाल दिया। अगर आपने उसी जगह में पानी डाल दिया, देन माय डियर फ्रेंड क्या हो रहा है, एयर तो अभी भी निकल रहा है, एयर तो अभी भी इजीली एस्केप आउट हो रहा है, बट उस जगह से एयर कैसे निकलेगा जिस जगह को पानी ने ऑलरेडी घेर लिया है ना? यही वजह है कि जो मैंने आपको ग्राफ बताया था which was like this, okay, between density and moisture content। so this is your peak, और ये peak जो है that is somewhere between this and this position, and जो ये वाला पोजीशन है, पोजीशन सी,
So it is locating on the right hand side of this graph. It is actually locating on the right hand side of this graph. Is it clear? So this is the reason why if you are going to increase moisture content by an optimum amount, still you will be getting some decrement in the density, because volume could not decreased by that amount which it could have increased due to the lesser amount of water. Okay, so this is the reason, my dear friend. Okay, चलो अब किस तरीके से आप लोग ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालोगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेबोरेटरी के अंदर यू कैन ऑलवेज यूज दिस 4 ways of computing maximum dry density and optimum moisture content। कौन कौन से तरीके हैं ये? प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी, सॉरी इट इज कैपिटल एस, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं कि प्रॉक्टर की एकदम कॉपी है आईएएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर की कॉपी है आईएएस हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। बहुत माइनर सा चेंज है, वो माइनर सा चेंज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, आप अपैरेटस ले रहे हो। पहले अपैरेटस देख लो क्या है। ये आपके अपैरेटस है, यहाँ पे कुछ, इसको बोलते हो आप लोग मोल्ड, इसको आप लोग बोल दोगे रैमर, और यू कैन से टैंपिंग रोड। आप इस मोल्ड के अंदर सॉइल को भरोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेस्ट, 3 लेयर में भरोगे या 5 लेयर में भरोगे, और हर एक लेयर को 25-25 बार टैंपिंग रोड से कंप्रेस करोगे सो दैट लेयर अच्छे से आपकी कंप्रेस हो जाए। और उस कंप्रेस हुए मोल्ड का आप लोग डेंसिटी निकालोगे, और वो डेंसिटी किस मॉइस्चर कंटेंट में है वो आप पता करोगे, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, एंड जो भी पॉइंट्स आप लगाओगे उसको आप लोग ज्वाइन कर दोगे एक स्मूथ हैंड कर्व से। जो भी इस ग्राफ का मैक्सिमम आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, है ना। कैसे करते हैं लेबोरेटरी में ये टेस्ट? यू कैन टेक ए फील हियर, so you can see this is your mold, this is your mold and this is your tamping rod। तो टैंपिंग रोड से आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने सॉइल को कंप्रेस कर रहा हूं, है ना। डिपेंड करता है कि मैं प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहा हूं या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहा हूं या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो कितने नंबर ऑफ लेयर्स एंड ऑल आई विल बी नीडिंग हियर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपने प्रोसीजर देखा, आपने इस मोल्ड के अंदर मिट्टी भरी 25 बार, इस टैंपिंग रोड से एक लेयर को टैंप किया, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, है ना, और आपको फाइनली मिल गया मोल्ड विद कंप्लीटली फिल्ड सॉइल सैंपल। एंड इस सॉइल सैंपल का आपको लेबोरेटरी में वेट नापना है, और वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड इज ऑलरेडी नोन टू यू, सो वेट अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट योर डेंसिटी, है ना। मॉइस्चर कंटेंट अगर आपको पता है then you can find the dry density, because dry density is bulk density upon 1 plus moisture content। is it clear? okay, अब मैंने आपको बताया देखो 4 तरीके के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से? प्रॉक्टर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर, लाइट और हैवी। अब इन चारों में देखो अंतर समझते चले जाना। प्रॉक्टर कितने वेट ऑफ द रैमर इज 2.495, हाइट ऑफ द फॉल। अच्छा, हाइट ऑफ द फॉल कौन सा? यहाँ पे देखो जो ये आदमी इसको ऊपर उठा रहा है तो ये हाइट ऑफ द फॉल होगी, क्योंकि देखो उठाने के बाद इसको फ्री फॉल कर रहा है, उठाने के बाद ये इसको क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल की हाइट जो है दैट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर इज 305, एंड हियर वी आर यूजिंग 3 लेयर्स ऑफ 25 ब्लोज ईच, एंड वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड आप निकाल सकते हो, एंड दिस इज द कॉम्पैक्टिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और देखो कितना माइनर सा चेंज है। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में there is a huge change in the dimension, like 2.45 की जगह हो गया 4.54, 305 की जगह हो गया 457.2, है ना, और 3 layers of 25 की जगह हो गया now 5 layers of 25, and height of fall here was 310 mm, and here sorry, height of fall was here 247 457, and here it is 310, sorry 305, and here it is 457, है ना, और वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड इज सेम ऑलमोस्ट, एंड दिस इज द डिफरेंस इन द कॉम्पैक्टिव एनर्जी। एंड सेम if you are going to compare IS light and IS heavy,
तो आप डिफरेंस देख सकते हो 2.6 से हो गया 4.9। 1000 और 1000 क्या सेम है ना। 3 लेयर 25, 5 लेयर 25, 310, 450, एनर्जी 593, 2703. So you can feel that more amount of energy you are going to impart in your modified Proctor test and in your IS heavy compaction test. Okay, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, विच इज जीरो एयर वॉइड लाइन, है ना। अब देखो जीरो एयर वॉइड लाइन क्या है। देखो आपको इतना तो मैंने बता दिया कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे, अच्छा एनर्जी E1 E2 E3 क्या है, आपकी एनर्जी है। E1 E2 E3 ये क्या है, आपकी एनर्जी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे E1 सबसे कम है, ठीक है, उससे बड़ा है आपका E2 और उससे बड़ा है आपका E3। और जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे आपको कम मॉइस्चर कंटेंट पे ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीमेंट होगा, या यू कैन से एट कम मॉइस्चर कंटेंट पे आपका डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा, है ना। So this is a graph between the dry density and the moisture content, and for E1 this is the peak, for E2 this is the peak, and for E3 this is the peak. Okay, but दोस्तों ये आपकी practically highest you can say degree of compaction है, क्योंकि आप जितना मर्जी जोर लगा लो it will be very difficult for you guys to remove all of the entrapped air, है ना। बहुत मुश्किल होता है सारी की सारी हवा निकालना सॉइल के अंदर से, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली इंसान क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सो देखो जब मैंने E1 एनर्जी निकाली, E1 याद रखना, E1 सबसे कम, उससे बड़ा E2 और उससे बड़ा E3। जब मैंने E1 एनर्जी लगाई तो ये मेरा सॉलिड था, ये मेरा पानी था और ये मेरा एयर था, इजंट इट। अच्छा E2 पे क्या हुआ, E2 पे आपने देखा जब मैं ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा तो सॉलिड ये है, वाटर ये है, और यू कैन सी एयर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे कम हो, है ना। ज्यादा एनर्जी लगाओगे एयर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। अब जब आप और एनर्जी बढ़ाने वाले हो E3 पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, E3 पे एयर की वैल्यू देखो और ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई। तो कह सकते हो कि वॉल्यूम वाइज सबसे कम ये है, और वॉल्यूम वाइज अगर ये सबसे कम है तो इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे कम है ना। तो मान लो आप किसी इस सेक्शन पे काम कर रहे हो, इस मॉइस्चर कंटेंट पे काम कर रहे हो, इस मॉइस्चर कंटेंट पे जब आप E1 देते हो तो इतना एयर बच जाता है, E2 देते हो तो कम एयर बचा, E3 देते हो तो और कम एयर बचा। बट दोस्तों प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली व्हाट वी कैन से, कोई इतनी भी एनर्जी रही होगी जिस एनर्जी पे ये एयर वॉइड जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये कंप्लीटली जीरो हो जाए, है ना, उसको बोलोगे आप लोग जीरो एयर वॉइड। मतलब जीरो, जैसे नाम से क्लियर है, जीरो एयर वॉइड क्या होता है कि उसके अंदर एयर वॉइड बचे ही नहीं है ना। अगर उसके अंदर एयर वॉइड है ही नहीं तो क्या बोलोगे उसको आप, जीरो एयर वॉइड, है ना। तो सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू प्रोसेस फर्दर, देखो एक ही फ्लो में चारों ग्राफ देखिए, E1 E2 E3 एंड जीरो एयर। तो जीरो एयर में क्या हुआ, ये एनर्जी, हालांकि प्रैक्टिकली आप इसको पहुंच नहीं पाए बट थ्योरेटिकली यू कैन कंप्यूट ओके दिस पोर्शन। ओके, तो ये डेंसिटी जो ये डेंसिटी है वो इस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के लिए आपकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी थ्योरेटिकल, है ना। बट प्रैक्टिकल दोस्तों E1 पे कितना होगा, दिस, E2 पे दिस एंड E3 पे दिस। ओके, so this is going to be show your concept of your zero air void line। तो ये तो भी मैंने काम किया इस पे। अगर आप सेम काम यहाँ करते यहाँ करते यहाँ करते यहाँ करते तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स का मिलता लोकस, और इसी लोकस को अगर आप जोड़ते दोस्तों which is originally convex in nature and that line is known as your zero air void line, isn't it? So this is your zero air void line। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राई डेंसिटी is bulk density upon 1 plus W। Okay, so depending upon that you will be able to calculate the dry density। Okay, and you can say that zero air void dry density is called the theoretical maximum dry density at a particular moisture content, at a particular moisture content it is going to be theoretically maximum dry density। Practically it is not possible to achieve, but theoretically yes we can compute
दैट वो डेंसिटी क्या हो सकता है, मतलब कि ये वाला डेंसिटी क्या हो सकता है, मतलब कि इस वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी क्या हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू गेट हियर। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन मैंने आपको बताया कि सैंड में कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है, क्ले में कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है, इजंट इट? हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कॉम्पैक्शन क्यों चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और देन आई एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ जीरो एयरबोर्न लाइन। एंड यस, वन मोर थिंग, एक लिमिट तक अगर क्ले के अंदर पानी बढ़ाओगे तो कॉम्पैक्शन अच्छा देखने को मिलेगा, पर जरूरत से ज्यादा पानी बढ़ाओगे, अरे दोस्तों एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बट अगर जरूरत से ज्यादा पानी बढ़ाओगे तो आपको कॉम्पैक्शन में कटौती देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि आपके वाटर ने वो जगह ऑलरेडी घेर ली, ऑक्यूपाई कर ली, जो जहां से हवा निकल सकती थी, इजंट इट? ओके, तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि अच्छे से। एंड दोस्तों एक बात और, हर एक चीज का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है। नो डाउट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, from construction point of view, your compaction is a boon, but for our tree, for our plantation, compaction is going to act as a curse, है ना? ये वरदान नहीं, अभिशाप है। क्यों? जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रेन वाटर आया और सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट है, तो सॉइल कॉम्पैक्ट होने के कारण सॉइल की परमिबिलिटी कम हो गई। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कॉम्पैक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है ना? तो मैंने आपको जैसा बताया शुरू में कि इट इंक्रीजेस शियर, इट इंक्रीजेस बियरिंग कैपेसिटी, इट रिड्यूसेस कंप्रेसिबिलिटी एंड इट रिड्यूसेस द परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मींस द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स आर वेरी वेरी लेस हियर, एंड ड्यू टू दिस वाटर इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्लो। एंड दोस्तों मेरे पेड़ पौधों को, जड़ों को पानी नहीं मिल पाता। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी राइज हो रहा है, but due to this less interconnectivity of void, water is not able to reach here, तो जिसके कारण पेड़ों की जड़ सूख के खराब हो जाती है। ठीक है, तो compaction has a good effect from the construction point of view, but whereas for vegetation and plantation it is going to act as a curse. Is it clear? Okay my dear friends, thank you very much। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।